पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश का सारा काम ठप है। कोरोना के बाद जो बेरोजगारी हुई, उनको कैसे राहत दी जाएगी, सरकार को इसकी चिंता नहीं। कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिनको शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हो पाई और उनको दफनाया गया, उनके परिवार की क्या कष्ट और पीड़ा है, आदित्यनाथ सरकार को इसकी चिंता नहीं। जो लोग इस कोरोना में अपना मां बाप खो चुके हैं, जिनके मां बाप अब इस दुनिया में नहीं, जो बच्चे अनाथ हो गए, उन अनाथ बच्चों का क्या भविष्य है, इसको लेकर सरकार को चिंता नहीं। पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई झगड़े जूतम पैजार, इसमें पूरा समय भाजपा की सरकार और आदित्यनाथ जी का बीत रहा है। और 2 दिन से जो कुछ घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो अपने आप को बहुत बहादुर और शक्तिशाली बताते हैं, वो कभी अमित शाह के यहां घुटना टेक रहे हैं, कभी मोदी जी के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी जेपी नड्डा के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी बीएल संतोष के यहां घुटना टेक रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें करते हुए फिर रहे हैं और उनकी हालत स्कूल के उस बच्चे की तरह हो गई है, जिससे कोई गलती हो जाती है तो कान पकड़ के सारे टीचर के सामने माफी मांगता रहता है। आदित्यनाथ जी अपने आप को तो आप महाराज कहलाते हैं। मैंने वो भी दौर देखा है जब गोरखपुर के मठ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी आया करते थे। मैंने वो भी दौर देखा है जब देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर के मठ में आते थे। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब आदमी के लिए ताकतवर और मजबूत बन जाते हैं, उस पर मुकदमा और एफआईआर कर देते हैं। आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल में सड़ा देते हैं। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इतने लाचार और बेबस मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि आपका नाम घुटना टेक मुख्यमंत्री रख देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक घुटना टेक मुख्यमंत्री हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात बीत जाए तो फिर सुबह से सिर्फ दर दर पे घुटना टेकने का काम कर रहे हैं। और कैसा कैसा मजाक उड़ रहा है आदित्यनाथ जी के बारे में। सोशल मीडिया पे पढ़ पढ़ के आपको हंसी आती है। कोई कह रहा अमित शाह के घर गए तो उनकी चप्पल उतरवा ली गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अपनी बेइज्जती से बचिए, और अभी भी मौका है। इतना बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी बेबसी से अच्छा है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का काम आगे बढ़ सके। कोरोना के महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से आप कैसे लड़ेंगे, इसकी चिंता नहीं है। आपकी सरकार कैसे उन परेशानियों को दूर करेगी, इसकी चिंता नहीं है। पूरी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपसी लड़ाई झगड़े में व्यस्त है, और उस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को घुटना टेक मुख्यमंत्री बना दिया गया है।
घुटना टेक मुख्यमंत्री। लेकिन यही मुख्यमंत्री जो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, यह मुख्यमंत्री खुशी दुबे के लिए ताकतवर हो जाता है, अमर दुबे की माताजी के लिए ताकतवर हो जाता है, विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए ताकतवर हो जाते हैं, उस नौकरानी के 2.5 साल बच्चे के लिए ताकतवर हो जाते हैं, हीरू दुबे की मां के लिए ताकतवर हो जाते हैं। 4 महिलाओं को और एक मासूम बच्चे को पिछले 10 महीने से उत्तर प्रदेश की जेल में आदित्यनाथ जी सड़ा रहे हैं। कोई अपराध, कोई आधार नहीं है, बावजूद इसके विधि के विरुद्ध उन लोगों को जेल में रखा गया है। और आज मैं आप लोगों का परिचय खुशी दुबे जी की माता जी से कराना चाहूंगा। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई हैं। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी जी से भी कराना चाहूंगा, जो इस पूरे मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। उसके बाद खुशी दुबे जी की माता जी आपको अपनी पूरी कष्ट, पूरी पीड़ा, पूरी तकलीफ की, नहीं इधर ही बैठेंगे, इधर आइए, आप इधर आइए, पूरे कष्ट, पूरे तकलीफ, पूरी पीड़ा की कहानी आपके सामने बताएंगे। विगत 11 महीने से मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं। ये कानपुर में ही हुआ। पनकी में माता जी कानपुर में रहती हैं। 10 महीने 11 महीने से बराबर संपर्क में हैं। इस कांड की एक एक वस्तुस्थिति कानपुर से मैंने देखी है। 29 जून 2020 को बिटिया इनकी खुशी दुबे की शादी विकास दुबे के दबाव में, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, दबंग अपराधी था जिससे पुलिस तक नहीं जीत पा रही थी, कई मामलों में वांछित था, फिर भी वो बाहर था। इनके हस्बैंड एक पेंटर हैं, उसके दबाव में बुला करके शादी वहीं बिकरू गांव में कराई गई। शादी इनके घर पे नहीं हुई, इनके घर पे बारात नहीं आई, इनके घर पे कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ। दबाव में उन्होंने शादी कर दी 29 जून को। 2 जुलाई या 3 जुलाई की रात में ये घटना बिकरू कांड होता है। मात्र 2 दिन पहले जो लड़की उस जगह पे गई हो जहां घटना हुई है, क्या वहां पर गैंग चला सकती है? उस पर उसकी गिरफ्तारी 7-8 दिन बाद दिखाई गई। वहां से 3 महिलाएं, 1, 2, 2.5 साल का बच्चा सहित उठा के सबको जेल में ठूंस दिया गया। ना कोई चार्जशीट, ना कोई खाता, ना वही जो उत्तर प्रदेश पुलिस कहे सही। उसका रोल क्या है अभी तक क्लियर नहीं किया गया, आरोप तय नहीं किए गए। 10 माह से वो जेल में है। सर्वप्रथम वो जेल भेज दी गई। एसएचओ ने यह भी देखना अनुचित नहीं समझा कि वो नाबालिग है। जब कोर्ट में प्रूव हुआ, सत्र न्यायालय कानपुर में, कानपुर देहात में माननीय अधिवक्ता जी ने प्रूव किया कि ये नाबालिग है, तब वो बालिका संरक्षण गृह में भेजी गई। ये करती पुलिस। उसके बाद 17 धाराएं उस पर, गैंगस्टर एक्ट, लूट, डकैती, इतनी गंभीर धाराएं जो बड़े बड़े आतंकवादियों पर नहीं लगती हैं, वो एक 16 साल की लड़की पर लगा दी गई हैं। ये कहाँ का न्याय है? अब आ जाते हैं पुलिस पे उत्तर प्रदेश की। अभी एक आप लोगों ने देखा है कि ललितपुर में विष्णु तिवारी एक छूट के आए हैं 20 साल बाद, जिन पे SC/ST एक्ट लगा था। उसमें भी किसी दरोगा ने चार्जशीट लगाई होगी। 20 साल बाद वो पता चला कि निर्दोष हुए हैं। तो चार्जशीट ब्रह्मा की लकीर तो नहीं है। क्या सरकार के दबाव में चार्जशीट नहीं लगती? क्या 20 साल बाद खुशी दुबे छूटेगी, पता चलेगा कि ये निर्दोष थी? क्या इस पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कोई कमेटी नहीं गठित होनी चाहिए? क्या उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी क्या भूमिका रही, या जो महिलाएं अंदर है, जो 2.5 साल के वर्ष का बच्चा अंदर है, उसकी क्या भूमिका इस कांड में है? आप सबसे मेरी बस यही मांग है कि उसके लिए जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उनकी माताजी हर दरवाजे पे दौड़ दौड़ के थक गई हैं, हर दरवाजे पे जाती हैं। हम लोग जितना मदद प्रयास हो रहा सब कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, इस बात को उठाइए जिससे निर्दोष जो है वो बचे। जब तक कोर्ट किसी को दोषी साबित नहीं करता, कानून की नज़र में वो निर्दोष है, तो हम लोगों की नज़र में भी निर्दोष है। माता जी तो भैया हमारी यही मांग है कि हमारी लड़की को रिहा किया जाए। हमारी लड़की का कोई दोष नहीं है। आज 11 महीने हो गए, लड़की हमारी अधमरी हो गई है और पता नहीं क्या सरकार चाहती, उसको मार डालना चाहती, क्या करना चाहती है। जब से वहाँ गई तब से उसकी तबीयत नहीं ठीक है।
पे कोई वो किया गया है, बताना दी क्या? पता नहीं उसको वहाँ क्या किया गया भैया, उसके खून की उल्टी होती हैं। ठीक। तो आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक, आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचे, इनका दर्द, इनकी पीड़ा पहुंचे माता जी की। 11 महीने से इनकी बच्ची, जिसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं तय हो पाया है, जिसका नाम भी पहली एफआईआर में नहीं था, उसको जबरन जेल में रखा गया है। 2 बार, जैसा आपने बताया माता जी ने, खून की उल्टियां हो चुकी हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और परिवार को यह आशंका है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जेलों में लोगों को मार दिया जाता है, कहीं उसकी भी हत्या न कर दी जाए, कहीं उसका भी जीवन न ले लिया जाए। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस विषय में एक पीड़ित परिवार की मदद कीजिए और अपने माध्यम से, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, इस मामले को प्रकाशित कीजिए और ये मुद्दा जनता तक पहुंचे और लोग इनका साथ दें। धन्यवाद। कल से मैं ये फेक न्यूज़ लगातार व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और कहीं कहीं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का 3 भागों में विभाजन हो सकता है, 4 भागों में विभाजन हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि 4.5 साल तक ये लोग कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। ये कोई बच्चों का खेल है विभाजन? भाई, अगर आपको करना है, 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? कहां सो रहे थे आप? 4.5 वर्षों तक इस दिशा में आपने क्या प्रयास किया, क्या कदम उठाया? और आज आपने खंडन भी कर दिया। कल अपने ही लोगों से सोशल मीडिया पे प्रचारित करवाया। तो मुझे लगता है कि इन बातों का, इन गॉसिप्स का कोई अर्थ नहीं है। सबसे ज्यादा जो बुरी हालत है वो यही है कि इस समय उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ के पूरी की पूरी भाजपा लड़ाई झगड़ा करने में लगी हुई है। एक सवाल है, आज पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकाली दल से गठबंधन कर लिया है, बात मिला, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी पंजाब में जाके गठबंधन कर रही है, तो किसके कहने पे कर रही होगी ये तो सबको मालूम है। आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वो आपको नहीं दिखाई पड़ता तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनका हर कृत्य भाजपा को मजबूत करने वाला, भाजपा के साथ चलने वाला। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि हाथी के सूंड में कमल का फूल, ये मामला चल रहा है। समय आने पे धीरे धीरे चीजें, तस्वीर सामने हो जाएंगी। आज जब भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के किसानों ने नकार दिया, आज जब भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में गली गली में उनके नेताओं को दौड़ाया और भगाया जा रहा है, जूते लेके लोग दौड़ रहे हैं किसान, उस समय में अकाली दल का गठबंधन मोदी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कराया गया। ये मेरा सीधा कहना है, इसमें कहीं कोई संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। तो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का करवाया गया गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी का कोई आधार पंजाब में बचा नहीं। इसलिए अकाली दल को मदद करने के लिए यह गठबंधन कराया गया है। और आज मोदी का, कैप्टन अमरिंदर का, मायावती का और अकाली दल का, इन सब का, चारों का गठबंधन सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। एक पार्टी के खिलाफ है, झाड़ू वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो पंजाब में सब मिलके आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। और ये गठबंधन जो हुआ है, इसका मायने बहुत साफ है, ये बीजेपी के इशारे पर और मोदी के इशारे पर किया गया गठबंधन। एक और सवाल,
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।